गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। हमारे 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे 2 यूनिट्स थे वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसके 2 भाग हैं। एक भाग है उसका नाम है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और दूसरा है उसका नाम है मध्यकाल, मिडाइवल हिस्ट्री पीरियड। जो पूर्व मध्यकाल है वो हर्ष के बाद जो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं सदी तक, 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक का काल है वो पूर्व मध्यकाल है। और 12वीं सदी से लेकर के और 15वीं सदी से लेकर के और 18वीं सदी तक का जो काल है वो मध्यकाल कहलाता है। अब हमें यहाँ क्या समझना है? हमें ये समझना है कि इस मध्यकाल में हमारे पाठ्यक्रम में क्या है। यानी ये जो हमारा चौथा अध्याय है, अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल आक्रमण और प्रभाव, मुगल आक्रमण और प्रभाव। अब इस यूनिट्स में महत्वपूर्ण है प्रतिरोध, यानी ये जो आक्रमणकारी है उनका प्रतिरोध किस तरीके से होता है और किस समय कौन प्रतिरोध करते हैं। देखिए, पूर्व मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल में आता है सबसे पहले नंबर 1 अरब आक्रमण, अरब आक्रमण। नंबर 2 पे आता है तुर्क आक्रमण, और नंबर 3 पे आता है मुगल आक्रमण। यानी हम यह बात करेंगे अरब आक्रमण की, तो इस्लाम सीधा सीधा संबंध है। इस्लाम के उदय से लेकर और अरबों का प्रभाव, यानी 8वीं से 12वीं सदी। यहाँ तुर्क आक्रमण की हम बात करेंगे तो ये जो सल्तनत युग था, सल्तनत युग जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये जो वंशज है 5, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ये है तुर्क लोग। यानी इनका जो समय है वो 1206 से 1526। इसके बाद मुगल आक्रमण होता है। मुगल आक्रमण, और मुगलों का समय है 1526 से लेकर के 1707, एटलीस्ट 1757 तक का
इनका समय है। तो ये मुग़ल जो शासक थे, मुग़ल शासकों में बाबर, हुमायूं, नासिरुद्दीन हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब चूंकि ये जो मध्यकालीन इतिहास है ये हमारे राजस्थान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजपूताना क्षेत्र में, हमारे राजपूताना क्षेत्र में इनका जो प्रतिकार किया गया, इनका जो विरोध किया गया, उसका विवरण हमारे पाठ्यक्रम में है, उसे हमें विशेष पढ़ना है। कैसे? जैसे हम सबसे पहले प्री मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं, पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य पूर्व मध्यकाल रहा, और पूर्व मध्यकाल में हमारे देश में सबसे पहले अरब आक्रमण हुए, यानी हमारे यहाँ अरबों का आक्रमण हुआ। जब हम अरबों के आक्रमण की बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है मीर मोहम्मद बिन कासिम। मीर मोहम्मद बिन कासिम कौन था? जो इराक के खलीफा या इराक के गवर्नर हजाज और इस्लामी खलीफा वालिद। हम विस्तृत बात करेंगे कि ये खलीफा क्या है। इस्लामी खलीफा वालिद का गवर्नर हजाज, अल हजाज का सेनापति मीर मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम, ये आक्रमण करता है। ये अरब क्षेत्र के थे, क्योंकि इस समय सऊदी अरब के क्षेत्र में मक्का और मदीना इस्लाम के प्रमुख केंद्र है, और वहीं इनकी जो प्रमुख राजधानी है दमिश्क जो है वो इनकी राजधानी है। तो वहाँ के ये प्रतिनिधित्व है जो इस्लामी एक राजतंत्र शासन की परंपरा से संबंधित है, और वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो जैसे ही ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ अरबों का प्रतिरोध करने वाले कौन कौन लोग हैं? जैसा कि हम बात करते हैं कि अरबों का प्रतिरोध करने वाले लोगों में सिंध के शासक दाहिर सैन हैं। सिंध के शासक दाहिर सैन जो हिंदूशाही एक राजवंश है, उस राजवंश से संबंधित है दाहिर सैन। उसके बाद इनका प्रतिरोध करने के लिए हमारे यहाँ राजपूताना में गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एक विस्तृत वंश था जो मालवा और राजपूताना क्षेत्र में अपना शासन चलाता था, और वह संघर्ष करते करते उत्तरोत्तर उज्जैन से जालोर भिन्नमाल आते हैं। जालोर भिन्नमाल से आगे संघर्ष करते करते ये कान्याकुब्ज यानी कन्नौज पहुंच जाते हैं, कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। अर्थात भारत में प्री मिडाइवल काल में इनका एक बड़ा राज्य था, इसलिए जैसे ही अरब आक्रमण होता है तो ये अरबों से लोहा लेते हैं। और ऐसा करने वाले यहाँ पर दो शासक है, नागभट्ट प्रथम और वत्सराज की भी भूमिका रही थी, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट फर्स्ट और नागभट्ट सेकेंड जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक है, जो अरबों का प्रतिरोध करते हैं। पहला अरबों का प्रतिरोध दाहिर सैन करते हैं, और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज कान्याकुब्ज के शासक नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय जो इसका प्रतिरोध करते हैं। और उसके बाद जैसे ही राजपूताना के मध्य क्षेत्र में ये लोग बढ़ते हैं तो मध्य क्षेत्र में हमारे यहाँ पर आता है ये चित्तौड़, और यहाँ मौर्यों का शासन था मानमोरी का, और मानमोरी के सेनापति
गुहिल वंश से संबंधित, गुहिल वंश मेवाड़ से संबंधित है। मेदपाट एक क्षेत्र था, पुराना मेदपाट के नाम से जाना जाता था, जिसे हम मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र में एक गुहिलादित्य एक सामंत हुए और गुहिलादित्य का जो पुत्र था उसको उनकी माँ लेकर के एक पहाड़ी गुफा में चली गई और गुफा में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसको गुहिल कहा गया। और गुहिल के वंशज थे कालभोज, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं, बप्पा रावल। तो ये कालभोज बप्पा रावल है, ये अरबों का प्रतिरोध करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अरब आक्रमण या अरब प्रतिरोध, और जिसमें अरबों का प्रतिरोध करने वाले 3 लोग हैं। दाहिर शहन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम और द्वितीय है, और उसके बाद गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल या कालभोज हैं। तो ये अरब आक्रमण से संबंधित इनका जो संघर्ष है, किस तरह से इनका संघर्ष हुआ, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात हम करते हैं कि तुर्क आक्रमण में, तुर्कों में हमारे यहाँ प्रतिरोध किस तरह से होता है और कौन कौन तुर्कों का प्रतिरोध करते हैं। देखिए, जब हम तुर्कों की बात करते हैं तो हमारे सामने ये 5 राजवंश आते हैं, जिनका समय 1206 से 1526 के बीच में है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, लोदी वंश। इनमें से प्रारंभ में ही हम देखेंगे सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का, मोहम्मद गोरी, और उसके बाद गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनमें से हमारे यहाँ जो इनका जो प्रतिकार होता है, इनका जो आक्रमण होता है, महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। और सोमनाथ गुजरात में जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश जिसे सोलंकी कहते हैं, सोलंकी, भीमदित्य यहाँ का शासक था, भीमदित्य। तो ये जो प्रतिरोध करते हैं इन तुर्कों का, ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। उसके बाद में खिलजी वंश में जब हम देखते हैं तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह दक्षिण भारत में अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाएंगे तो मध्य रास्ते में जो सामरिक स्थल है, जो सामरिक क्षेत्र है, उनको विजयी करना जरूरी है। और इस समय यहाँ पर जो सामरिक क्षेत्र आते थे उसमें ये गुहिल वंश से संबंधित, मेवाड़ राजघराने से संबंधित जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है वो सामरिक दृष्टि से महत्व था। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर रतन सिंह से संघर्ष करते हैं, मेवाड़ के चित्तौड़ के शासक रतन सिंह। उसके बाद रतन सिंह चौहान से संघर्ष करते हैं। उसके बाद हमीर देव चौहान से संघर्ष करते हैं, हमीर देव चौहान से संघर्ष करते हैं। तो ये रतन सिंह और हमीर देव मेवाड़ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का उन पर आक्रमण होता है और ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध करते हैं। और यहाँ पर एक कथा, जो पद्मिनी की कथा है, उसका जो मलिक मोहम्मद जायसी सूर्यवंश शेरशाह सूरी के शासनकाल में थे, उन्होंने पद्मावत जो काव्य लिखा उसका विवरण यहाँ पे आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का इन्होंने राजपूताना क्षेत्र में प्रतिरोध किया। तो ये प्रतिरोध यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं
कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा जो है वो मालवा के सुल्तान, मालवा क्षेत्र के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद खलजी, महमूद खलजी, महमूद खलजी फर्स्ट और महमूद खलजी सेकंड से महाराणा कुंभा संघर्ष करते हैं और मेवाड़ के उत्थान में महाराणा कुंभा अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां वो हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हैं। देखिए, तुर्क आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो तुर्क आक्रमण में यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रारंभिक तुर्क शासक ये महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत में जो आक्रमण हुए उनका विवरण है। उसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजपूताना क्षेत्र में रतन सिंह और अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रतिकार किया गया उसका विवरण स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेखित किया गया है। उसके बाद मालवा के सुल्तान महमूद खलजी का प्रतिकार महाराणा कुंभा करते हैं और कुंभा मेवाड़ के उत्थान में, मेवाड़ के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है लोधी वंश से संबंधित इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी मेवाड़ की राणा शाखा के राणा सांगा के साथ संघर्ष करते हैं। राणा सांगा से इब्राहिम लोधी का संघर्ष होता है। तो यहाँ पे सांगा की भूमिका को हम देखते हैं कि सांगा की जो भूमिका है वो राजपूताना क्षेत्र में किस प्रकार की रही है, उसका विवरण हम देखते हैं। तो ये तुर्क आक्रमण से संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि मुगल आक्रमण, यानी मुगलों का समय है वो 1526 से बाबर का समय शुरू होता है। 1526 से 1530 जो बाबर का समय रहा, तो 1526 से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ हमें देखना है कि ये जो मुगल लोग हैं, इन मुगलों का जो प्रतिरोध है, मुगलों का प्रतिरोध, हमारे यहाँ पे कौन कौन शासक मुगलों का प्रतिरोध करते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम बाबर को देखते हैं। तो बाबर आता है तो भारत में सल्तनत साम्राज्य होता है लोधी का, और लोधियों में इब्राहिम लोधी का शासन होता है। और इब्राहिम लोधी से संघर्ष करने के साथ साथ बाबर जो राणा सांगा के साथ संघर्ष करते हैं, और राणा सांगा के साथ संघर्ष करते हैं तो राणा सांगा इनका प्रतिरोध करते हैं, राणा सांगा इनके साथ संघर्ष करते हैं। कई युद्ध, जैसे खातौली का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, ऐसे कई युद्ध, बयाना का युद्ध, ऐसे 2-3 युद्ध लड़ते हैं और पूर्ण रूप से मुगलों का प्रतिकार करते हैं। तो यहाँ राणा सांगा की उपलब्धियों का हम अध्ययन करेंगे इस मुगल आक्रमण के प्रतिरोध में। उसके बाद हुमायूं को छोड़ के अकबर के समय जो प्रतिरोध हुआ, अब अकबर के समय जो प्रतिरोध करने वाले थे उसमें मेवाड़ के राणा शाखा के लोग थे। इसके अलावा इनका प्रतिरोध करने वाले राठौड़ लोग भी थे। राठौड़ लोग, तो मेवाड़ राणा सांगा के बाद जैसे बप्पा रावल, जैतर सिंह, रणमल, हमीर, लाखा, मोकल, कुंभा, सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह, और उसके बाद राज सिंह। इनमें से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप
अकबर का प्रतिरोध करते हैं, अकबर से संघर्ष करते हैं। यहाँ हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप के पूरे जीवन चरित्र को। हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से बड़ा प्रश्न बनेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के पास अकबर किस तरह से 4 प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। जैसा कि वो अजमेर दरगाह की जियारत करने के लिए निकलते हैं और जयपुर के पास सांगानेर में वो ठहरते हैं। 1562 की बात है और पहली बार वहाँ जयपुर राजघराना उनकी अधीनता स्वीकार करता है, बारमल और भगवंत दास। और उसके बाद फिर प्रताप के पास दूत मंडल भेजे जाते हैं। मानसिंह को भेजा जाता है, जलाल खां कोरची को भेजा जाता है। इस तरह से जमोबट या जेएमबीटी के नाम से हम जानते हैं, जो 4 व्यक्ति थे दूत मंडल, उनको भेजा गया। और उसके बाद फिर अकबर ने प्रताप के साथ संघर्ष किया, यानी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, उसके बाद दिवेर का युद्ध लड़ा। तो इस तरह के 2 बड़े जो युद्ध लड़े और उनका अकबर का प्रतिकार जो महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया वो हम इसमें पढ़ेंगे, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद आता है अमर सिंह भी प्रतिरोध करते हैं। कुछ ऐसे युद्ध जैसे दिवेर का युद्ध है और कुछ और संघर्ष है जिसमें अमर सिंह भी प्रतिरोध करता है। इसके साथ साथ यहाँ हम देखते हैं कि राठौड़ राजघराने से संबंधित भी, राठौड़ राजघराना भी इसका अकबर का प्रतिकार करता है। तो उसका विवरण भी हम पढ़ेंगे। वो भी इससे संबंधित 1-2 शासक जिनका हम देखते हैं यहाँ मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। रावचंद्र सेन मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, जो अकबर का प्रतिरोध करते हैं। तो रावचंद्र सेन के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां भी हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर और शाहजहां के समय इतना कोई प्रतिकार नहीं था। और उसके बाद में औरंगजेब के समय हम देखते हैं कि जोधपुर का जो राठौड़ राजघराना है उससे संबंधित उस क्षेत्र को खालसा घोषित करना या राजशाही के अंदर शामिल करने का प्रयास औरंगजेब ने किया। और इसी के निमित्त औरंगजेब ने यहाँ जोधपुर पर अधिकार करने का प्रयास किया। और इसका प्रतिकार करने वाले जो राठौड़ घराने के सेवक है राठौड़ दुर्गादास। तो राठौड़ दुर्गादास किस तरह से यहाँ मुगलों का प्रतिरोध करते हैं और जोधपुर का संरक्षण प्राप्त करते हैं, जोधपुर को सुरक्षित रखते हैं, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ अमूमन हमने देखा गया कि पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल दोनों ही स्थितियों में हमारे पाठ्यक्रम में जो जो बिंदु शामिल किए गए हैं उनको हमें पढ़ना है। और उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डिवाइडेशन ध्यान में रखना है। डिवाइडेशन क्या ध्यान में रखना है, साइड में कॉन्ट्रोवर्सी में, कि कौन किसके समकक्ष था या किसने किसका प्रतिकार किया या किसने किससे संघर्ष किया। तो एक टेबुलेशन के माध्यम से हम देख लेते हैं ताकि सुविधा रहेगी कि आगे इस तरह से किसी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवरण बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरब आक्रमण। एक टेबुलेशन के माध्यम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अरब आक्रमण। यहाँ पर समय है 632 ईस्वी से लेकर के और 9वीं सदी तक। यहाँ दाही हिंदूशाही राज्य है, हिंदूशाही राज्य, और दाहिर सेन प्रतिकार करते हैं। उसके बाद इनका प्रतिकार करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर कौन है, नागभट्ट फर्स्ट और नागभट्ट सेकेंड। और कौन है, गुहिल वंश,
गोहिल वंश के कौन है? बप्पा रावल या काल भोज? काल भोज। यहां अरब आक्रांता कौन है? तो इस्लामी खलीफा वालिद के गवर्नर अल हिजाज के सेनापति है। सेनापति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इनका जो संघर्ष है इसे हम अरब आक्रमण के रूप में जानते हैं। दूसरा जो विवरण है वो है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में हम देखते हैं सुबुक्तगीन, अल्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो सल्तनत युग से संबंधित शासक है, जिनका समय 1206 से 1526 है। यह प्रतिकार कौन करता है? महमूद गजनवी का प्रतिकार करता है चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदित्य और सोमनाथ की सेना। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। यहाँ पर चौहान वंश के जो लोग हैं, चौहान वंश, चहमान वंश, और उसमें कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, वो मोहम्मद गोरी का प्रतिकार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिकार करने वाले कौन हैं? रतन सिंह, और रतन सिंह चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक है। उसके बाद हमीर देव चौहान, जो ये अजमेर के चहमानों की एक शाखा है। हमीर देव चौहान रणथंबोर में इनका प्रतिकार करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिकार करने वाले दो हैं, रतन सिंह मेवाड़ के हैं, हमीर देव रणथंबोर के हैं। तो ये तुर्क आक्रमण उनका प्रतिकार करने वाले शासक हैं। इससे अगले हैं मुगल प्रतिकार करने वाले या मुगल शासकों का प्रतिकार करने वाले। उसमें हम देखते हैं मुगल शासकों में 1526 से और 18वीं सदी तक शासक कौन है? बाबर है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का प्रतिरोध कौन करता है? राणा सांगा। राणा सांगा की उपलब्धियां हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अकबर। अकबर से संघर्ष कौन करता है? महाराणा प्रताप। यहाँ हम प्रताप की उपलब्धियां को पढ़ेंगे। उसके बाद अकबर का प्रतिरोध कौन करते हैं? राठौड़ रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जो राठौड़ है, उनका भतीजा राम भी साथ में होता है, लेकिन मूल राव
चंद्रसेन मारवाड़ के प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा ये एक अलग पोर्शन है महाराणा कुंभा का, क्योंकि ये तुर्कों से तो संघर्ष करते हैं, लेकिन ये एक मालवा जो है, मालवा के जो तुर्क थे महमूद खलजी द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट के समय तो कम संघर्ष, सेकंड के समय ज़्यादा संघर्ष हुआ था। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका, सांस्कृतिक उपलब्धियां जो कुंभा की है सांस्कृतिक, वो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आता है मुगलों में ही है औरंगजेब। औरंगजेब का जो प्रतिकार किया जाता है, एक तो है राठौड़ वंश, दुर्गादास राठौड़, जो जोधपुर के राठौड़ शासक के वंशज की सुरक्षा के लिए, अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए और जोधपुर को खालसा घोषित होने से बचाने के लिए दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब का प्रतिकार करते हैं, औरंगजेब से संघर्ष करते हैं। और इनका प्रतिरोध कौन करता है? मुगलों का प्रतिरोध करने वाले हैं मराठा। तो ध्यान रहे, अरब आक्रमण, इससे संबंधित हमारे यहाँ 2 या 4 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तुर्क आक्रमण, यहाँ पर भी हमें 2 और 4 नंबर के सवाल और 1-1 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मुगल आक्रमण में हम देखते हैं महाराणा सांगा की उपलब्धियां, यहाँ 2 या 4 का सवाल पूछ सकते हैं। महाराणा प्रताप में से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पार्ट में 6 नंबर का सवाल आता है। या राव चंद्र सेन की उपलब्धियां भी 6 नंबर का पूछा जाता है, या महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 6 नंबर के जो प्रश्न 3 बनते हैं, या फिर अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ की उपलब्धियां हैं, ये 2 या 4 का उसमें से पूछा जा सकता है। और इसके बाद में मुगल प्रतिरोध और है आगे, यानी राजपूताना में मुगल प्रतिरोध होने के साथ साथ जो मराठवाड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र को मराठवाड़ा का क्षेत्र कहा जाता था। और इस मराठवाड़ा के क्षेत्र में मराठा एक जनजाति क्षेत्र था, मराठा एक जनजाति थी। वैसे माना जाए तो मराठा जयपुर राजघराने से संबंधित है, यानी कछवा वंश से संबंधित है मूल रूप से ये। और मराठों के अंदर छत्रपति शिवाजी, अब छत्रपति शिवाजी का जो संघर्ष है वो औरंगजेब के साथ है। औरंगजेब मूल रूप से छत्रपति शिवाजी का जो मुगलों से संघर्ष है, मुगलों से, यूं तो अली आदिल शाह से भी संघर्ष था, लेकिन वे मुगल नहीं थे, स्थानीय शासक थे। यहाँ मुगल औरंगजेब के साथ छत्रपति शिवाजी का संघर्ष, यानी औरंगजेब दक्षिण भारत में मराठों को परास्त करने के लिए गए और जीवन भर वहीं समाप्त हो गए। तो औरंगजेब का मुगल प्रतिरोध, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी का मुगल प्रतिरोध है, वो दक्षिण भारत के इतिहास में है। तो वह भी शिवाजी की उपलब्धियां जो है, छत्रपति शिवाजी की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में इस यूनिट्स में दे रखी हैं। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी के बाद उत्तर मराठा काल में, या उत्तर मराठा काल में जो पेशवा हुए थे, शिवाजी के शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल था, और मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री परिषद के 2 भाग थे। एक भाग में तो मुख्य जो आमत्य होते थे वो थे अष्टप्रधान, जिन्हें हम कहते हैं अष्टप्रधान प्रणाली को लागू किया था।
और दूसरे विभाग प्रमुख होते थे, अलग अलग क्षेत्र में विभाग प्रमुख होते थे। तो इसमें जो अष्टप्रधान प्रणाली थी, इसमें 8 प्रमुख जो मंत्री थे, उसमें पेशवा सबसे प्रमुख, जिसे प्रधानमंत्री कहा गया। पेशवा जो प्रधानमंत्री के रूप में होता था, लेकिन जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद यहाँ मराठा शक्ति जो है वो इन पेशवाओं के हाथ में आ गई और पूना इसका केंद्र बन गया। हालांकि इनकी 4 शाखाएं थी, सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़, ये इस तरह के जो 4 शाखाओं में विभाजित हो गए थे, लेकिन पूना के अंदर जो पेशवा थे उनका मुख्य केंद्र पूना था और शक्ति थी वो पेशवाओं के पास थी। तो पेशवाओं ने भी क्या किया, मुगल राज्य में हस्तक्षेप, उत्तर मुगल राज्य में औरंगजेब के बाद हस्तक्षेप करके किस तरह से प्रतिकार किया था, वो इस बिंदु में है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो ये चौथा यूनिट्स है, वो चौथा यूनिट्स एक संपूर्ण मिडाइवल हिस्ट्री, यानी प्री मिडाइवल हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री दोनों ही पोर्शन को डाल करके और इस तरह के शासकों के प्रतिरोध का विवरण दिया गया है, वो हम एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अरब आक्रमण, यानी भारत में अरबों का आगमन। उससे पहले हम देख लेते हैं अरबों की पृष्ठभूमि क्या है, यानी अरब कौन थे और किस तरह से इनका भारत में आगमन हुआ। देखिए, हम देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में या विश्व धरातल पर यहाँ हम देख रहे थे कि चीन के अंदर तांग वंश का राज्य, हान वंश का राज्य, ये चीन, मंगोलिया पूरे प्रांत में बड़े क्षेत्र थे, बड़े राज्य थे। इसी समय यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर भी यहाँ फारस का साम्राज्य था। फारस का साम्राज्य, और फारस के साम्राज्य में इसके 2 भाग थे। एक इसकी राजधानी थी रोम और दूसरी इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटाइन कस्तूनतूनिया। ये फारस के साम्राज्य के 2 बड़े भाग थे और फारस का साम्राज्य इस पूरे क्षेत्र में, यानी यहाँ खैबर की दर्रा, बोलन की दर्रा, गोमल की दर्रा, इन पहाड़ी क्षेत्रों से पार करके और सिंध के क्षेत्र में और इधर चीन के क्षेत्र में और इधर एशिया के क्षेत्र में ये जो रोमन व्यापार चलता था, ये समस्त रोमन व्यापार जो है वो एक फारस साम्राज्य का रोमन व्यापार चलता था। तो फारस का साम्राज्य इतना बड़ा था और ऐसी अवस्था में यहाँ पर अरब के क्षेत्र में, अरब का क्षेत्र, यहाँ अरब के क्षेत्र में मक्का एक स्थान है और इस मक्का स्थान में एक कुरैशी कबीला था, यहाँ कबीला लोग रहते थे। ये कबीला लोग यहाँ निवास करते थे और पशुपालन के साथ, क्योंकि यहाँ का जीवन बड़ा कठिन था, रेगिस्तानी इलाका था, कृषि कम होती थी, पशुपालन और व्यापार पर ही जीवन निर्भर होता था। तो ये इस तरह का कुरैशी कबीला है, वो घुमक्कड़ कबीला था और वो इस तरह के पशुपालन और व्यापार पर अपना जीवन यापन करता था। और कुरैशी कबीला में एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के परिवार में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद का जन्म हुआ और ये पैगंबर मोहम्मद बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थे। इन्होंने कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करते हुए हीरा नामक पहाड़ी में, हीरा की पहाड़ी में तपस्या की और तपस्या करते हुए इन्हें ईश्वर का संदेश मिला। ईश्वर का संदेश जिसे हम
अल्लाह का रसूल कहते हैं, अल्लाह का आदेश कहते हैं, अल्लाह का संदेश कहते हैं। ये इन्हें तपस्या के समय प्राप्त हुआ और इसके बाद इन्होंने इस्लाम, जिसे हम कहते हैं सत्यवादी या सच्चाई, इन्होंने सच्चाई के मार्ग पर चलने के कुछ सिद्धांत दिए। क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर मक्का के अंदर इतनी रूढ़िवादिता थी, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजक थे। जो भी व्यक्ति मरता था उसको गाड़ करके उसकी कब्र बना देते और फिर उसके बाद उस कब्र की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे। इसे हम कहते हैं बुत। यहाँ लगभग 600, 700, 630 या 700 के आसपास बुत बने हुए थे और लोग इसकी आराधना करते थे। पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले इसी का ही विरोध किया, मूर्ति पूजा का ही विरोध किया। और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए मक्का में पैगंबर मोहम्मद ने आदेश दिया कि मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, रसूल हूँ, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस मूर्ति पूजा को छोड़ दीजिए। और उन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को अपनाने वाले लोगों को इस्लामी यानी सच्चे पूजक या सच्चे सिद्धांतवादी के नाम से माना गया। और इस तरह से मक्का में एक नई परंपरा आ गई पैगंबर मोहम्मद की, जिसे हम इस्लामी परंपरा कहते हैं। और ऐसा जब पैगंबर मोहम्मद ने किया तो उनका प्रतिकार हुआ। जब प्रतिकार हुआ तो पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया? 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद मक्का से पलायन कर गए और ये पलायन करके मदीना नामक स्थान पर चले गए। इसे हम इस्लाम में इस यात्रा को हिजरत कहते हैं, हिजरत। और इसे हम इस्लाम में हिजरी संवत या इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं। जैसा कि आगे हम देखते हैं कि खलीफा उमर ने इस्लामिक कैलेंडर की जो शुरुआत की है वो इसी दिन को पवित्र मान करके की है, जो हिजरत की परंपरा थी उसी को पवित्र मान करके की है। जब पैगंबर मोहम्मद आगे बढ़े तो इन्होंने एक खादीजा नामक महिला से विवाह किया, जो संपन्न महिला थी, और उससे जो पैसा आया उसे उन्होंने व्यापार बनाया, बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया, बहुत बड़ी टीम बनाई कबीले की। और व्यापार के साथ साथ ईश्वर पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह के सिद्धांतों को अपनाने पर भी बल दिया और इस तरह का एक बड़ा समूह बना दिया और एक समिति बना दी और ये सिस्टम बना दिया कि मेरे बाद में जो भी मेरा प्रतिनिधि बनेगा वो मेरे सिद्धांतों का अनुसरण करेगा और वो मेरा जो होगा वो एक प्रतिनिधि होगा। यानी मेरा प्रतिनिधि का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, और वो जो प्रतिनिधि होगा वो खलीफा कहलाएगा। खलीफा, क्योंकि उसे यहां जो संपत्ति मिलेगी, यहां जो उसे भूभाग मिलेगा, यहां जो उसे राज्य मिलेगा, वो खिल्लत कहलाएगी। खिल्लत का मतलब है कि यहाँ की जनता है वो उसे कर देगी और वो कर के बदले जनता का संरक्षण करेगा, और ऐसा व्यक्ति जो होगा उसे हम खलीफा कहेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद ये खलीफा की परंपरा शुरू हो गई, और खलीफा की परंपरा में पैगंबर मोहम्मद के बाद अबू बकर जो है पहला खलीफा बना, उसके बाद उमर दूसरा खलीफा बना, उस्मान तीसरा खलीफा बना, अली चौथा खलीफा बना, हाशिम रुवान पांचवा खलीफा बना, और इस तरह से उसके बाद मुआविया में दमिश्क से जाकर के सीरिया में एक खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में अलग से शासन स्थापित किया। और इसी मुआविया के वंशज से संबंधित ही खलीफा हुआ था वालिद। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि खलीफा उमर ने क्या किया। खलीफा उमर ने ये जो इस्लामिक सिद्धांत वाले लोग थे इनका सैन्यकरण किया।
क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तेज घुड़सवार सैनिक चाहिए और ऐसे चारागाह पर अधिकार करने के लिए और ऐसी सैन्य व्यवस्था जो है वो यहाँ पे स्थापित की गई। उसके बाद में जो अली खलीफा थे, अली खलीफा की इस मुआविया ने क्या किया, अली खलीफा की मुआविया ने हत्या करवा दी और हत्या करवाने के बाद इसके पुत्र हसन और हुसैन को भी मरवा दिया। हुसैन को तो करबला के मैदान में प्यासे तड़पा करके 66 लोगों के साथ मारा गया, जिसकी याद में आज ताजिया निकाला जाता है। उसके बाद वालिद जो खलीफा हुआ, इस वालिद खलीफा ने क्या किया, इस्लाम का राजतंत्र स्थापित करने पर बल दिया कि अब इस्लाम की जो शासन व्यवस्था है वो अलग अलग क्षेत्रों में होगी और वो शासन व्यवस्था कौन संभालेंगे, वो शासन व्यवस्था गवर्नर संभालेंगे। खलीफा की शासन व्यवस्था को गवर्नर देखेंगे और गवर्नर के साथ सेनापति होंगे। जब इस तरह की राजतंत्र व्यवस्था, क्योंकि इसने आगे बढ़ करके स्पेन को जीत लिया, अफ्रीका के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मध्य एशिया के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जब इनके पास बहुत बड़ा राज्य हो गया तो ऐसे राज्य को संभालने के लिए इन्होंने एक सिस्टम जारी किया, यानी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की। और इसी के नाते ये वालिद जो खलीफा है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, साम्राज्य को बड़ा करना शुरू किया। क्लास में हूं। तो जब अपने साम्राज्य को बड़ा करना शुरू किया तो ऐसी अवस्था में इन्होंने गवर्नर नियुक्त किए और ऐसे ही एक इराक के गवर्नर थे अल हिजाज, और अल हिजाज के सेनापति थे, वो थे मीर मोहम्मद बिन कासिम, मीर मोहम्मद बिन कासिम। और मीर मोहम्मद बिन कासिम को सेना का नेतृत्व देकर के और भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और ये पहला अरब आक्रमण था। हालांकि इससे पहले इस्लामिक आक्रमण हुआ खलीफा उमर के समय 634 में हमारे भारत के क्षेत्र में बंबई के पास थाना जो है, थाना एक पोर्ट था, बंदरगाह था, उस पर आक्रमण किया गया 634 में। वो पहला आक्रमण था, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। इसके बाद में ये अरब के लोग जो है वो दक्षिण भारत में मालाबार तट में केरल में चले गए। तो भारत में इस्लामों का या मुस्लिम सत्ता का पहली बार आगमन कहां से हुआ, तो हमारा उत्तर होगा दक्षिण भारत से, क्योंकि मालाबार तट से आगमन हुआ। और पहला आक्रमण किसने किया, तो हमारा उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, 712 ईस्वी में आक्रमण किया। और इस समय सिंध के हिंदूशाही शासक थे, वो थे दाहिर सैन। तो किस तरह से दाहिर सैन ने मोहम्मद बिन कासिम का प्रतिकार किया, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे।